नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चाएं खास। मैं हूं आपके साथ नीलम सैनी और हमेशा की तरह राजनीतिक और सियासी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के एडिटर इन चीफ इरविन खन्ना जी। उनका स्वागत करते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू के साथ एक गुरुद्वारे में बदसलूकी की घटना सामने आई है, जो कि बेहद निंदनीय है। कहा जा रहा है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के एवज में ये बदसलूकी उनके साथ की गई है। हालांकि इस पूरी घटना के बाद सिख भाईचारा वो भी आहत है। कहा जा रहा है कि क्योंकि गुरुद्वारा जो है वो मिठास और अध्यात्म का केंद्र है, क्योंकि कोई भी धर्म लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाता, हर एक धर्म सौहार्द और प्रेम सिखाता है। तो गुरुद्वारे में इस तरीके से लड़ाई झगड़ा करने को और इस तरीके की घटना कैसे देखते हैं आप? देखो, ये दुखदाई है, पर ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले कनाडा में हुई, इंग्लैंड में हुई, हिंदू मंदिरों में कनाडा उन पे हमले हुए, हिंदू पर्वों पे लेके हुए, राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस, ऐसे जो पर्व आते हैं वहाँ पे भी खालिस्तानियों ने अपने भारत विरोधी प्रदर्शन किए और सब कुछ किए। और ये जो अमेरिका ने जो किया है, और ये अमेरिका वो है जो आतंक के नाम पर आज भी इजराइल की मदद हमास के नाम पर कर रहा है, हमास के विरोध में आतंक इजराइल के साथ खड़ा है। इसने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक पे आतंक के नाम पर किया। आज भारत की दृष्टि से जिस पंतों या कनाडा में जो निज्जर किया, इनको हम अलगाववादी, आतंकवादी के दृष्टि से देखते हैं, तो ये इनके समर्थन में खड़ा है आज। तो इससे बड़ी चीज ये, इसको लेके एक चीज, एक फिल्म की डायलॉग याद आता है। 3 इडियट्स फिल्म आई थी हमारे यहाँ पे, तो उसमें वो एक बड़ा हिस्टोरिकल डायलॉग बन गया वो आज की डेट में, कि जब दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, लेकिन जब दोस्त फर्स्ट आ जाता है तो ज्यादा दुख होता है। तो अमेरिका की स्थिति इस तरह है कि अमेरिका और कनाडा दोनों हमारे दोस्त हैं। अमेरिका की सेना और हमारी सेना संयुक्त रूप से आज गोवा में अभ्यास भी कर रही है। और उनको दुख यही है कि कोविड के बाद, कोविड में जैसे हमने दबाव बनाई, वो अविकसित देशों को दी, G20 का आयोजन किया, और हमारे जो विकास दर जो हमारी वो बढ़ी है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कद बढ़ा है। रूस और यूक्रेन के मामले में हमने उनके जो प्रतिबंध रूस के प्रति लगाए थे, हमने तेल अपने हिसाब से लिया, अपना हित, राष्ट्र का हित पहले थे। जो मोदी सरकार की राष्ट्रवादी नीति है, वो अमेरिका और कनाडा और उनके यूरोपियन, जो ऑस्ट्रेलिया भी बीच में लगा सकता हूँ, इन सबको चुभ रही है, अखड़ रही है कि कल ये अब तीसरी अर्थव्यवस्था हम दावा कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं, तो इसको ना बर्दाश्त करेंगे। उनको एक खालिस्तान के नाम पर एक मोहरे मिल गए जो भारत विरुद्ध आएंगे, और जो खालिस्तान के नाम पर जो सिख आगे आ रहे हैं, जो वो हमारे नागरिक नहीं है, पहली बात तो ये। और जो वहां पे गए हुए वो हमारे भोड़े, हमारी दृष्टि में अपराध है कानून की दृष्टि से, भारत की दृष्टि। और दूसरा ये जो भारत विरुद्ध कर रहे हैं, जो तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, उनको वो ये भूल रहे हैं कि भारत की आज़ादी में पंजाब ने और विशेषता सिखों का कितना बड़ा योगदान है। ये उनका भी अपमान है। देखो, आज कोका लहर आई, गदर पार्टी आई, जलियांवाला बाग कांड हुआ, उधम सिंह, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, और कितने ना जाने कितने आज काले पानी में जाए, वहां पे 80% 70 से ज्यादा पंजाबियों के नाम है जिन्होंने फांसी या उम्र कैद भोगी। तो ये उनका भी तो अपमान है। और उसके बाद, आजादी के बाद अगर हम आ जाए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, सेनापति जो है, और वहां से लेके आज भी अगर कोई लड़ाई, जंग, युद्ध का मैदान, सीमा, पाकिस्तान से जितनी लड़ाई लड़ी, चाइना के बॉर्डर बाट की लड़ाई लड़ी, उसमें सिख जवान नहीं गए, पंजाबी जवान नहीं गए। ये उनका भी अपमान है। इसी कारण इनका कोई सुनने वाली बात नहीं, ये सिर्फ बाहर के विदेशी ताकतों के मोहरे बन के भारत का विरोध कर रहे हैं। इसलिए इनको जैसे समझता है कि सतर्क रहने की जरूरत तो है ही है, क्योंकि पीछे जब कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड या ऐसी ताकतें आ गई, तो ये दोस्त दुश्मन वाली जो कहानी बनी हुई है, उसमें सतर्क रहना चाहिए। पर मैं समझता हूँ कुछ चिंता भी है,
पर इनको इतना महत्व नहीं देना चाहिए। ये अनदेखी करोगे तो ये अपनी मौत आप मर जाएंगे, मेरा ये मानना है। चलिए अगला मामला देखते हैं। यूपी में हलाल सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उत्पाद हैं, उनकी बिक्री पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बिहार में देखें तो शिक्षा विभाग का एक आदेश इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा और सुर्खियां बटोर रहा है। बिहार में शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं कि जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और जो रामनवमी है, उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और उनकी जगह पर ईद के मौके पर छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। तो हालांकि बिहार सरकार ने स्पष्टीकरण भी अपना दे दिया है, पर क्या लगता नहीं आपको कि ये धर्म से प्रेरित राजनीति है? देखो, ये एक तुष्टीकरण की राजनीति है जी। केवल धर्म नहीं, ये अल्पमत समुदाय को, चाहे कोई भी है, मुस्लिम को इन पर्टिकुलर विशेष रूप से मेन अल्पमत वही है, तो उसके वोटों को हिसाब के देखते हुए जो बिहार सरकार है, उनकी ये जो रामनवमी की नीतियाँ या हिंदू धर्मों के पर्वों के काट के मुस्लिम पर्वों पे कर देनी, ये एक इसी तरह हलाल का ये दोनों तुष्टीकरण वाले सारे। आज हलाल तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक वाली काम थी। अब यूपी सरकार ने हलाल को बैन किया है जी। तो वहाँ पे उन्होंने उम्र कैद भी रखी और 10 लाख का जुर्माना किया। हलाल और झटके में फ़र्क है। देखो, ये मांस खाने वाले जो लोग हैं, जो शाकाहारी, उनको तो नहीं, जो मांस खाने वाले लोग हैं, उनमें जो झटका जो मुस्लिम समुदाय है वो हलाल में वो करते हैं कि जीव की नस, गले की नस काट दी, उसको धीरे धीरे उसका रक्त बह जाए तो वो तड़प कर धीरे धीरे अपना रक्त कम हो जाएगा तो मर जाएगा। दूसरे एक ही झटके में मारने में विश्वास करते हैं, और दूसरे हलाल में वो एक इबादत पढ़ते हैं, मुस्लिम इबादत पढ़ते हैं कि ये हलाल हो गया, हमने पढ़ के इसको खत्म। तो ये एक समुदाय की जो हलाल वाली इबादत पढ़नी करनी, उसको दूसरे समुदाय से करना, ये संवैधानिक तौर पे भी गलत है। और दूसरी समाज में वर्गीकरण, एक बंटवारे वाली स्थिति है। और सबसे जो गंभीर बात यह है कि ये शाकाहारी में भी लागू करा दिया उन्होंने। शाकाहारी जहाँ पे उत्पाद हैं उनमें इनकी क्या जरूरत है? ये तो मांसा के लिए था भी तो। और दूसरी बात यह है कि ये मुस्लिम राज्यों में कईयों में हलाल नहीं करते, वहाँ पे बैन है। तो ये दूसरी यूरोपीय कंट्री में भी बैन है। तो ये एक भारत में, और ये भारत में भी यूपी पर्टिकुलर में गैर सरकारी संस्थाएं कर रही, ना उनकी लैब है, ना कुछ है, ना कुछ, वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट जारी कर रहा है कि, और उसका जो है लाभ एक मुस्लिम वर्ग को खास मिलता है, क्योंकि मुस्लिम देशों में जाने के लिए ये हलाल सर्टिफिकेट मिल गया उनको प्राथमिक। दूसरे वर्ग के लोग हैं जो नहीं करते तो उनका वो मर गया। अब इसमें जो फिर कंपटीशन में दूसरी कंपनी वाले भी सर्टिफिकेट लेने के लिए हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये एक ऐसे विष चक्कर बना है कि जिसको धीरे धीरे एक फर्म से 2, 4, 5, 10 फर्म में धीरे धीरे बढ़ता है और करोड़ों का बिजनेस हो गया। और आगे आरोप ये भी लगा कि इनके जो गैर संगठन, सरकारी तो है नहीं, धर्म पे ना बने, इनसे जो पैसा हलाल का जो सर्टिफिकेट के जारी हो, वो आतंकी ग्रुपों को जाना मिस यूज होना शुरू हो गया। उसके बाद जब ये समस्या सामने आई तो ये यूपी सरकार ने इनिशिएटिव लिया, ये स्वागत योग्य है। ये राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे हम एक संविधान की बात करते हैं, एक समाज की बात करते हैं, धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं, फिर तुष्टीकरण चाहे छुट्टियों का है चाहे हलाल का, ये नहीं होना चाहिए। इसको तत्काल रूप से केंद्र सरकार को भी यूपी की तरह राष्ट्रीय स्तर पे कानून बना के पाबंदी लानी चाहिए। और बिहार के बारे में आप क्या कहेंगे? बिहार के बारे में तुष्टीकरण है, उस तुष्टीकरण की नीति अभी 5 राज्यों में वहां पे भी नहीं चली। तो ये कोशिश है कि इनके आगे 24 के इलेक्शन में उसको मद्देनजर रख के ये कर रहे हैं, ये गलत है। देखो, ये भावना पैदा करनी, ये भी समाज का बंटवारा ना, जातिवाद, जाति गणना। अब जाति गणना के बाद यूपी ने बिहार में शुरू हुई। अब 5 राज्यों में कांग्रेस ने बोली कि जाति गणना करें, पर जाति गणना के आधार पर किसी को पूरी अपनी रणनीति फिर वो बना, बहुत मुफ्त की रोड़ियों पे आई मेरे हिसाब से। ये जो है, ये जो तत्काल लाभ तो कुछ हो सकता है थोड़ा बहुत, लॉन्ग रन में देश हित में नहीं है, इसको बंद होना चाहिए। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल का जो एक हिस्सा रहा था, 17 दिनों तक 41 मजदूर उसके अंदर फंसे हुए थे। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला और जिस स्तर पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला, उसके बाद सकुशल सभी को बाहर निकाल लिया गया। सभी ने इसकी सराहना की। आस्था भी काम आई और मेहनत भी काम आई। क्या कहेंगे आप? ये मैं सबसे पहले तो ये जो घटना हुई थी दिवाली वाले दिन 12 नवंबर की थी, 17 दिन बाद ये निकले,
तो मैं सबसे पहले तो इनको समझे, इनकी दिवाली तो आज ही है, जिनके जी, जो परिवार वाले वापस परिवार आए वाले हैं। श्रमिक जो सारे, बिल्कुल। इनको बधाई, राहत। और इनके साथ साथ देखिए जो आपने बात की, ये परिणाम जो सफलता मिली, ये एकजुटता की समस्या मिली। गैर सरकारी, सरकारी, प्रदेश सरकार, सेंट्रल सरकार और साथ की पंचायतें जितने लोग थे, उनके सारे को एकजुटता जो दिखा के ये सफल जो ज्वाला अभियान सफल हुआ। और इसमें जो पुरुषार्थ और परमात्मा के जो प्रार्थना हमने करी, सारा देशवासी इसमें लगे हुए थे कि इससे निकल आए। तो ये परमात्मा की मैं समझता हूँ मेरा और हमारे सब की जो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे उनका पुरुषार्थ का परिणाम है। लेकिन इसके साथ साथ हमें जो सबक सीखना चाहिए। देखिए आज तो बच गए, अगर कोई एक जना बीच में कुछ हादसा हो जाता तो फिर प्रदेश सरकार कहाँ खड़ी थी, सरकार कहाँ खड़ी थी? ये जो सरकारी एजेंसियां जो वहाँ पे देख रेख कर रही थी, वो सब कटघरे में, जो कंपनी बना रही थी वो भी कटघरे, वो तो आज भी कटघरे में। इतनी लापरवाही, क्योंकि जो विशेषज्ञ है उनका मानना है कि जब टनल बनाई जाती है तो उसके साथ साथ एक रास्ता दूसरा छोटा भी बनाते हैं और पाइपें भी डालते हैं कि हवा पानी जाता रहे, और साथ में एक रास्ता बनता है कि अगर इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो जाती है तो बाहर निकलने का एक विकल्प रास्ता बना होता, वो नहीं बनाएगा कंपनी के, जबकि इसके जो बनाने के नियम थे, जो कानून एग्रीमेंट था उसमें लिखा हुआ था। और दूसरी जो दूसरी बात जो सामने उभर कर आई है कि जो बनाने वाले थे वो केवल इंजीनियर थे, भू विशेषज्ञ नहीं था जो गाइड कर सके कि यहाँ पे होना है नहीं होना है। और इसी कारण ये समस्या बड़ी है। ये चीजें भविष्य में ना हो, इसके लिए भू विशेषज्ञ, इंजीनियर और दूसरी जो आप ये एक और बात सामने आई, जो यहाँ पे बन रही है, जो टनल जो बन रही है, ये एक चट्टान का पहाड़ है और चट्टान का पहाड़ हमेशा खतरे की निशानी है। अब ये भू विशेषज्ञ होते तो शायद कोई और जगह प्रपोज करते कि तो ये चीजें जो है भविष्य में ना हो, ये केंद्र सरकार को भी, प्रदेश सरकार को भी देखनी चाहिए। और दूसरी बात हमें ये भी समझना चाहिए कि विकास के नाम पर जो पहाड़ों को हम काट रहे हैं, पहाड़ों नहीं है तो वृक्ष नहीं है, नदियां नहीं है। अगर नदियां और वृक्ष नहीं है तो हमारा जीवन कितना प्रभावित हो सकता है, उस पर आज भी कितना कुप्रभाव पड़ रहा है। इस बात का भी ध्यान रख के आगे का विकास का रास्ता ढूंढना चाहिए। बिल्कुल सही भला आपने। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, एग्जिट पोल लगभग आ चुके हैं और जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी और तेलंगाना में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का काबिज रह सकती है। वहीं मिजोरम में कहा जा रहा है कि हंग असेंबली शायद बन सकती है, उसके आसार नजर आ रहे हैं। तो एग्जिट पोल के ये तो नतीजे हैं, सबसे पहले तो इन्हें आप कैसे देखते हैं, आप क्या कहेंगे? दूसरी तरफ क्या लगता है आपको, ये जो नतीजे आएंगे विधानसभा चुनावों के लिए, वो काफी हद तक लोकसभा चुनावों के लिए एक तस्वीर साफ कर देंगे? ऐसे है, ये 5 राज्यों के जो है, इसमें से सबसे पहले जो बात जो ध्यान देने वाली है कि मध्य प्रदेश में कहा जाता था कि एंटी इंकम्बेंसी बहुत है, मध्य प्रदेश इस समय जाएगा। जी, बिल्कुल। और शिवराज चौहान और उन्होंने मुख्यमंत्री भी इसी कारण चेहरा सामने नहीं लाया, मोदी का चेहरा ही सामने आया। और आज का जो पोल, एग्जिट पोल के सामने आया, तो उसमें बता रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की और भाजपा जा रही है और कांग्रेस को झटका लगा ये कर। और दूसरी तरफ ये कह रहे थे कि राजस्थान में गहलोत सरकार जाएगी और भाजपा आएगी, लेकिन वहां पे कांटे की टक्कर तो जरूर है, एडवांटेज कांग्रेस को है। तो क्योंकि कांग्रेस के वहां पे गांधी परिवार की जगह गहलोत का चेहरा सामने आया, तो गहलोत का चेहरा एक्सेप्टेबल हो गया। तीसरी आगे छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है उसमें भी, और उसमें भी कांग्रेस को एडवांटेज है। अब ये 3 तो तेलंगाना में फिर कांग्रेस आ गई, फिर कांग्रेस आगे का। मिजोरम में एमएनएफ की जो नई पार्टी, तो वहां से क्षेत्रीय पार्टी है, उसका एडवांटेज है, कांग्रेस और बीजेपी पीछे है। इसमें दो देखिए, जो दूसरा पहलू आप ये कह रहे हैं कि 2024 का 2024 के इलेक्शन में एक बात समझे कि इन 5 जो 4 बड़े हैं, तेलंगाना में भी, छत्तीसगढ़ भी, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन सब में बीजेपी की परसेंटेज, वोट परसेंटेज सब जगह बढ़ी है। अच्छा, जो राजस्थान है वहां पे 42% बीजेपी की है, 43% कांग्रेस की है। अब कांटे की टक्कर किसी का, ये एग्जिट पोल आ गए, किसमें कहाँ पे हो जाए अभी उसका हम कह नहीं सकते, लेकिन दावा यही है कि वहां पे भी भाजपा आएगी। मध्य प्रदेश में तो ये स्थिति है कि
वहाँ पे 46% पड़ी है भाजपा को, और मेरे ख्याल 42% भाजपा को, 6% का अंतर है। तो वो ज्यादा अंतर आ गया वहाँ पे। कांग्रेस को ज्यादा झटका लगा क्योंकि कांग्रेस की बहुत उम्मीद थी जी। अब छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह बहुत ज्यादा मत प्रतिशत नहीं, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ में अपर हैंड कांग्रेस का है। तो इसको मैं इस तरह देखता हूँ कि 24 में मोदी का चेहरा कायम रहना है जी। भाजपा की प्रतिशत जो अगर सब जो बढ़ी है तो वो अगर पिछली दफा भी देखें तो गहलोत सरकार जब बनी थी तो विधानसभा बहुत मिले थे, सीटें सारी लोकसभा की बीजेपी को गई थी। तो ये बीजेपी के हिसाब से अगर देखें तो वोट प्रतिशत का बढ़ना और मोदी के चेहरे के बने रहना, सकारात्मक रूप से लोगों को लेना, वो अपने आप में भाजपा के लिए एक बड़ा राहत का प्रश्न है। कांग्रेस के लिए राहत यह है कि तेलंगाना उसको मिलेगी, अगर छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी संभाल जाती है तो वो जो अलायंस बना था इंडी अलायंस जिसको हम कहते हैं, तो उसमें कांग्रेस उभर कर सामने आएगी, फिर कांग्रेस अब डोमिनेट करेगी। और तीसरा पहलू ये है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ये कहीं नजर नहीं दिखाई दे रही। और तीसरी बात जो हमें देखना चाहिए कि इसमें हर स्टेट वाले मतदाता ने मुफ्त की रेडियो पर ध्यान दिया है। बिल्कुल। जिसको जिस पार्टी की लगी कि ये पार्टी की सुविधाएं हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण, उन्होंने उस हिसाब से मतदान दिया। अब इस तीसरी बात आगे बात आती है, अगर हम वर्गीकरण के हिसाब से देखें तो जो पिछड़े और मुस्लिम समाज, इसने एन ब्लॉक कांग्रेस को वोट दिया। सामान्य वर्ग में युवा और महिला और सामान्य वर्ग, इसमें भाजपा को ज्यादा मिला है। प्लस मुफ्त की रोटियां जो किनारे पे बैठे होते हैं, किसको क्या सूट करते हैं, इस कारण इनको ये सारी स्थिति बनी है। ये फाइनल रिजल्ट तो नहीं है, पर स्टिल एक बात स्थिति है कि 2 स्टेटों में भाजपा मध्य प्रदेश में पूरी तरह से आगे दिखाई दे रही है, राजस्थान में कांटे की टक्कर में है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एडवांटेज मिल रहा है, और तेलंगाना में वैसे ही कांग्रेस के अभी दिखाई रहे हैं, मिजोरम में आ रहे हैं। तो ये सेमीफाइनल की जो घोषणा थी ना, वो सेमीफाइनल तो नहीं रहा। ये हो सकता है कि जो 2 राष्ट्रीय दल जो है उनके लिए ये एक आपस में उनको समझ लगी कि 2 पार्टियां ही आगे आएंगी 24 में, कांग्रेस और भाजपा। बाकी इसके साथ सहयोगी दल बन सकते हैं। मेन यही मतदाता जो इस समय का जो ओपिनियन आया है उसमें जो 2 राष्ट्रीय दल सामने उभर कर आए हैं। 24 की लड़ाई के लिए तैयारी तो शुरू हो ही गई इसमें। जी तो बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखने वाली बात होगी कि किस एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो कितने सटीक साबित होते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो चर्चा खास में आज फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और मुद्दों के साथ फिर होंगे आपसे रूबरू। तब तक देखते रहिए दैनिक उत्तम हिंदू टीवी। धन्यवाद।